प्रिय बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक वाष्प दाब के बारे में आज बताया जाएगा। वाष्प दाब, इंग्लिश में इसको वेपर प्रेशर कहेंगे। वेपर प्रेशर। अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्प दाब क्या है तो आपका उत्तर क्या होगा? आप तो कहेंगे वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहते हैं, लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत होगा। अगर केवल आप कहते हैं कि वाष्प के दाब को वाष्प दाब कहा जाता है तो यह 100% गलत परिभाषा होगी। अब प्रश्न उठता है कि सही ढंग से कैसे परिभाषित करेंगे? इसकी सही परिभाषा हो सकती है साम्यावस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अब यहां पर एक टर्म आ रहा है साम्यावस्था, तो पहले आप समझेंगे कि साम्यावस्था क्या है। देखिए कि बंद पात्र आप ले लें और इसमें द्रव भर लें। द्रव भरा हुआ है, बंद है, बिल्कुल क्लोज कंटेनर। द्रव के सतह पर इसके अणु मौजूद होंगे। आप जानते हैं कि द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण होता है। अगर मान लीजिए कि द्रव के अणु इसके बल्क में है, माने इसके भीतरी भाग में है, तो यह चारों तरफ से अन्य अणुओं द्वारा आकर्षित होता है। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अणुओं के बीच में क्या है? आकर्षण है। तो इसके चारों ओर अन्य अणु भी क्या है? मौजूद हैं, वे आकर्षित करेंगे। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वह तो 0 होगा। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। जो सतह वाले अणु हैं ये अंदर की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल हैं इसको खींच रहे हैं। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये जो सतह वाले अणु हैं वह है वाष्प में बदलना प्रारंभ करेंगे। क्यों वाष्प में बदलेंगे? क्योंकि इनके पास इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि यह द्रव से वाष्प में बदल सके। खाली स्थान में चले जाएंगे, ठीक है ना, अपनी गतिज ऊर्जा के कारण। द्रव के सतह पर जो अणु मौजूद हैं उनमें इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होता है कि वह वाष्प में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और इस प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन के नाम से जाना जाता है। ये जो बल्क वाले अणु हैं इनका वाष्पन नहीं होगा। जब होगा तो द्रव के सतह वाले अणु का ही वाष्पन होगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि वाष्पन एक सतह पर होने वाली घटना है, बल्क फेनोमेनन नहीं है, सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस वाले अणु ही वाष्पन की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वाष्पन के लिए कोई आवश्यक नहीं है इस द्रव को गर्म करना पड़े। वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर होता है। कोई भी आपका ताप दिया हुआ है उस पर वाष्पन होगा ही।
जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉटल है, सपोज कीजिए इसी को बॉटल मान लीजिए, और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ऊपर वाला भाग खाली है। कोई पूछे कि क्या इसमें वाष्प है कि नहीं, तो आपको निश्चित कहना होगा कि वाष्प यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि वाष्पन की क्रिया किसी भी ताप पर होती है, उसके लिए गर्म करने की कोई आवश्यकता आपका नहीं है। आप देखे होंगे कि समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त करते हैं। समुद्री जल को छोटे छोटे क्यारियों में भर लिया जाता है और वाष्पन की क्रिया के द्वारा जल वाष्पित होकर के उड़ जाते हैं और बच क्या जाता है, नमक। बात समझ में आ गई? तो ये जो सतह वाले अणु हैं ये वाष्प में बदलेंगे और इसको हम वाष्पन कहेंगे। तो कोई आपसे पूछे कि वाष्पन क्या है, वाष्पन को हम डिफाइन कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम इवेपोरेशन कहेंगे। इवेपोरेशन का मतलब द्रव का वाष्प में बदलना। इवेपोरेशन का मतलब हुआ द्रव का वाष्प में बदलना, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। क्वथनांक से नीचे के ताप पर द्रव वाष्प में परिवर्तित होते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम वाष्पन कहते हैं। ठीक है, यह है किसी भी ताप पर होता है, किसी भी ताप पर होने वाली प्रक्रिया है और यह स्वतः होने वाली भी प्रक्रिया है। प्रक्रिया कोई शुरू नहीं करता है, स्वतः होती है। बात समझ में आ गई? अब देखिए होगा क्या कि वाष्पन के कारण इस भाग में वाष्प धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे। कुछ समय के बाद एक और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि ये वाष्प किसमें बदलेगा, द्रव में बदलना शुरू होगा और इसको हम संघनन के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले वाष्पन शुरू हुआ, कुछ समय के बाद संघनन भी शुरू हो जाता है। तो संघनन का मतलब क्या हुआ? संघनन का मतलब हुआ, इसको अंग्रेजी में हम कंडेंसेशन कहेंगे। संघनन का मतलब हुआ वाष्प का द्रव में बदलना। इसको ऐसे समझें, अगर मान लीजिए कि द्रव है, द्रव से अगर वाष्प बन रहा है तो यह वाष्पन हो गया, और वाष्प द्रव में बदल रहा है, इसको हम संघनन कहेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो प्रारंभ में वाष्पन का जो दर है वह ज्यादा होता है, लेकिन समय के साथ संघनन भी आपका क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो समय के साथ संघनन की दर जो है बढ़ने लगती है, वाष्पन का दर घटने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक चीज है मैं और बताना चाहूंगा कि संघनन क्यों शुरू होता है। होता कुछ यूं है कि जब वाष्पन के द्वारा वाष्प बनते हैं तो कुछ समय के बाद यहाँ पर वाष्प ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, तो वाष्प इसे कंटेनर के वाल से टकराएंगे। किसके वाल से? जो आपका बर्तन है, जो आपका पात्र है, उसके दीवार से टकराएंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो वह अपने गतिज ऊर्जा को खो देंगे टकराने के कारण और वाष्प से इसमें लौट आएंगे, द्रव। बात समझ में आ गई? वाष्पन के कारण यह वाष्प बना, वाष्प इससे टकराया पात्र की दीवार से, और इस टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा उसने खो दिया। गतिज ऊर्जा खो देगा तो फिर वाष्प वापस लौट आएगा किसमें, द्रव में। बात समझ में आ गई ना? अब
आप देखेंगे कि अंततः एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वाष्पन की दर संघनन के दर के बराबर हो जाएगा। अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वाष्पन की दर संघनन के दर के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? शुरू में तो वाष्पन की दर जो है ज्यादा है, कुछ समय के बाद संघनन की भी क्रिया शुरू हो गई, ठीक है, तो संघनन भी होने लगेगा। समय के साथ वाष्पन घटेगा, संघनन क्या होगा, बढ़ेगा, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों का दर समान हो जाएगा। और जब दोनों का दर समान हो जाएगा वाष्पन और संघनन का, तो इसी को साम्यावस्था कहा जाता है। बात समझ में आ गई? और साम्यावस्था में ये जो वाष्प होंगे द्रव के सतह पर जितना दाब आरोपित करेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। तो साम्यावस्था क्या है? साम्यावस्था का मतलब हुआ वाष्पन की दर बराबर संघनन की दर। और एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि आप कैसे समझेंगे कि साम्यावस्था की दोनों दर बराबर हो गए। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाष्पीकरण हो रहा है तो द्रव का जो लेवल है वो घटेगा, ठीक है। संघनन हो रहा है तो द्रव का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब दोनों का रेट अगर बराबर हो जाए, संघनन और वाष्पन की दर अगर बराबर हो जाए, तो आप बताइए कि इस कंटेनर में वाटर का जो मतलब लिक्विड का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि साम्यावस्था आ गई। लेकिन अगर इतना भी समझने में आप सक्षम नहीं है तो एक दूसरे तरह से भी आप साम्यावस्था पता कर सकते हैं कि आया कि नहीं आया। देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहां से एक डिवाइस जोड़ देंगे। ये आपका डिवाइस है, इसको हम मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर, यहाँ एक स्टॉपर लगा रहता है और इसमें पारा आपका भरा रहता है, पारा मरकरी, ठीक है। प्रारंभ में दोनों तरफ पारा का हाइट सेम होता है। इसमें आप मरकरी फिल करेंगे। अब देखिए जब इवेपोरेशन होगा, वाष्पन की क्रिया होगी, तो यहाँ वेपर्स बनेंगे और वेपर जो है इसे रास्ता के द्वारा यहाँ से हम स्टॉपर हटा देंगे। अब ये आ करके पारा को धक्का मारेंगे। पारा पर क्या मारेंगे, धक्का। तो धक्का जब मारेंगे तो बताइए कि इस भाग में पारा की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। और मान लीजिए कि जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ही ज्यादा इसमें धक्का पड़ेगा और उतना ही आपका ये ऊपर उठता जाएगा। जब तक नया वाष्प बन रहा है तब तक तो यह उठता जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद कि यह हाइट कांस्टेंट होगी। अब यह न बढ़ रहा है न घट रहा है। तो ऐसा कब होगा और क्यों होगा? ऐसा तब होगा जब संघनन की दर वाष्पन के दर के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि जितना द्रव वाष्प में बदले और उतना ही वाष्प द्रव में भी बदल जाए, तो बताइए कि कोई नया अब तो वाष्प यहाँ पर बना नहीं, तो इस पर और कोई धक्का लगेगा नहीं और इधर आपका पारा का जो चढ़ना है वह भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो इस स्तंभ में, कॉलम में अगर पारा की हाइट कांस्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि साम्यावस्था आ गई। बात समझ में आ गई? तो आराम से साम्यावस्था का हम पता कर सकते हैं कि आया कि नहीं आया। कौन सा डिवाइस है? इसका नाम है मैनोमीटर। अब यहाँ पर ये हाइट है, मान लीजिए कि इस हाइट तक ऊपर चढ़ा है,
तो इसके द्वारा हम वेपर प्रेशर क्या करेंगे, निकाल लेंगे। फिर से थोड़ा समझा दें, क्योंकि नया टॉपिक कुछ समय लेता है समझने में, ठीक है ना। बार बार इसको देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। द्रव के सतह वाले जो अणु हैं वे वाष्प में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होता है। ये बल्क वाले अणु वाष्प में नहीं बदलेंगे, सतह वाले अणु वाष्प में बदलेंगे और इस क्रिया को ही वाष्पन कहेंगे। कुछ समय बाद क्या होगा, संघनन शुरू होगा। संघनन क्यों होगा? वाष्प के अणु, वाष्प के कण किससे टकराएंगे? पात्र के दीवार से। तो जब टकराएंगे तो अपना गतिज ऊर्जा खो देंगे और गतिज ऊर्जा खोने के कारण वाष्प इसमें लौटना प्रारंभ कर देगा, द्रव में। इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। बात समझ में आ गई? शुरू में वाष्पन से शुरू हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ, संघनन भी शुरू हो गया और अंततः दोनों का वेग समान हो गया, जिसको हम साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। कोई इसमें डाउट है? हमारे समझ से इसमें अब कोई डाउट आपका नहीं होगा। ज्यों ही साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी तब वाष्प इसके सतह पर जितना दाब आरोपित करेगा उसी को हम वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया ना? उसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। वाष्पन कहाँ पर होने वाली घटना है? सतह पर होने वाली घटना है और किसी भी ताप पर होती है, ठीक है ना। और स्वतः होती है, स्वतः होने वाली यह घटना है, सतह पर होने वाली घटना है, ठीक है ना। और किसी भी ताप पर होने वाली घटना है। कौन? वाष्पन। अब वाष्पन का ठीक उल्टा है क्या? संघनन। तो दो विपरीत प्रक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है तब साम्यावस्था में कहते हैं कि हो गया, आ गया। बात समझ में आ गई? तो अब हम पढ़ाएंगे आपको वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। नहीं, अब बताइए, आपसे मान लीजिए कि हम क्वेश्चन करें कि शुरू में किसका वेग ज्यादा था, वाष्पन का कि संघनन का? तो आप उत्तर देंगे वाष्पन का। अब बताएं कि समय के साथ वाष्पन घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो समय के साथ वह घटेगा और संघनन समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि दोनों का वेग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों की दर, दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। इसको ग्राफ द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये आपका रेट है, रेट माने वेग हो गया दर, आइए आपका समय है। देखिए वाष्पन घट रहा है और संघनन बढ़ रहा है। अब इस पॉइंट पर दोनों का रेट क्या हो गया, बराबर। ये आपका वाष्पन है और ये क्या है, संघनन है। तो समय के साथ संघनन बढ़ते जा रहा है और वाष्पन क्या हो रहा है, घट रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ गया जब दोनों का रेट क्या हो गया, बराबर। तो इसी को हम साम्यावस्था कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, साम्यावस्था कहेंगे। अब आप पढ़ेंगे वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, ठीक है। तब तक उतार लीजिए। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला है द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। देखिए द्रव
के अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल होते हैं। अंतर आणविक बल जितना स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, वाष्पन उतना ही कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अंतर आणविक बल एक आकर्षण बल है, उसका मान जितना ज्यादा होगा वाष्पन उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि द्रव के जो सतह पर अणु हैं वह वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम रखेंगे। कब? जब आकर्षण बल का मान क्या हो, आपका ज्यादा हो। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो आप लिख सकते हैं कि वाष्प दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंतराण्विक बल, इसको शॉर्ट में हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है? अंतर आणविक बल ज्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। एक उदाहरण ले लें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ आपका वाटर है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर है और यहाँ पर भी आपका लिक्विड के रूप में कौन है, अल्कोहल है। ठीक है? 80 डिग्री सी पर अगर हम गर्म करें, इनके वाष्प तो बनेगा, ठीक है ना। चाहे 80 डिग्री सी क्या कोई भी टेम्परेचर ले लें, मान लो कि यहाँ टी टेम्परेचर पर है, आई अभी टी टेम्परेचर पर है, वाष्प तो बनेगा वाष्पन की क्रिया द्वारा। कोई भी टेम्परेचर हो वाष्पन होगा ही, तो वाष्प बनेगा, और वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब भी होगा। अब बताइए कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो आपको देखना होगा कि वाटर, अल्कोहल दोनों में किसमें अंतर आणविक बल ज्यादा है या कम है। तो आप बताइए कि वाटर में अंतर आणविक बल क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है जल में ज्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। अंतर आणविक बल वाटर अणुओं के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल की अपेक्षा। तो किसका वेपर ज्यादा बनेगा, यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेगा और इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ कम वेपर बनेगा, यहाँ ज्यादा वेपर बनेगा। अगर इसका वेपर प्रेशर 100 और इसका वेपर प्रेशर आपका वायु हो, तो निश्चित रूप से आपका 1 से ग्रेटर देन क्या होगा, वायु। यहाँ ज्यादा वेपर प्रेशर, वेपर यहाँ पर ज्यादा बनेंगे। क्यों ज्यादा बनेंगे, अंतर आणविक बल क्या है, कमजोर है इसमें, तो इसमें वाष्प बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा है। वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर? इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ क्या निष्कर्ष निकला, एक नोट में आप लिख लें, ज्यादा वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। किसी ताप पर ज्यादा वाष्पशील द्रव का जो वाष्प दाब होगा ज्यादा होगा। ज्यादा वाष्पशील द्रव का मतलब क्या होगा, देखो वाष्पशील जो द्रव हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा कम वाष्पशील और एक होगा ज्यादा वाष्पशील। कम वाष्पशील का मतलब ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और ज्यादा वाष्पशील का मतलब कम है
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें स्ट्रॉन्ग होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें वीक होगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इसमें होगा, और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा आपका वीक होगा। मेरी बात को रखिए। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो इसको ज्यादा वाष्पशील कहेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कम वाष्पशील कहेंगे। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बोलिए? जो ज्यादा वाष्पशील द्रव है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, तो वाष्प दबाव क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि अभी उदाहरण के द्वारा आपने देखा। दूसरा है आपका ताप। दूसरा है ताप, टेम्परेचर। देखो वेपर प्रेशर ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। कारण स्पष्ट है कि ताप जब आप बढ़ाएंगे तो द्रव के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो ज्यादा वाष्प बनेंगे, और ज्यादा वाष्प बनेगा तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सीधा सा बात दिमाग में रखो कि वाष्प दाब ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि यहां पर कोई लिक्विड है, ठीक, और यहां पर आपका सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड। सपोज कीजिए कि यहां आपका वाटर ही है, यहां भी क्या है, वाटर है। ठीक है। वाष्प तो बनेगा दोनों स्थिति में। इसको हम सपोज कीजिए कि 60 डिग्री सी पर हीट कर रहे हैं, और इसको हम 80 डिग्री सी पर हीट कर रहे हैं। यहां पर जो वाष्प दाब है x atm है, और इसका वाष्प दाब y atm है। बताइए कि कौन ज्यादा होगा? तो निश्चित रूप से कहेंगे कि y ग्रेटर देन क्या होगा, x होगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, तो वाष्प भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा, और वाष्प ज्यादा बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? इसको एक इक्वेशन के द्वारा आसानी से समझ लें। एनसीईआरटी बुक में तो ऐसा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जानना चाहिए, इसको मिटा दे रहे हैं। एक इक्वेशन है क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। क्या नाम है? क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण। ये समीकरण है log P2/P1 इक्वल्स टू del H by 2.303 R T2 minus T1 by T1 into T2। T1 क्या है? वेपर प्रेशर है किस पर? T1 ताप पर। वेपर प्रेशर है T1 ताप पर, अब P2 जो है T2 ताप पर आपका वेपर प्रेशर है। डेल H आपका एंथैल्पी, एंथैल्पी वाष्पीकरण की एंथैल्पी लिखेंगे। वाष्पीकरण की आपका क्या है, एंथैल्पी। ठीक है। T2 ग्रेटर देन आपका क्या है, T1 है। टेम्परेचर आप T1 से बढ़ा करके कितना किए हैं, T2। तो T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर T1 था, अब बदल करके कितना हो गया, P2। हमको दिखाना है कि P2 का मान जो होगा वो T1 से ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो डेल्टा वेप H का चिन्ह जो है पॉजिटिव होगा,
क्योंकि डेल्टा वेग एच क्या है, एक मोल द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको वाष्पन की ऊष्मा के नाम से, वाष्पीकरण की ऊष्मा के नाम से हम जानते हैं। एक मोल द्रव को, एक मोल अगर द्रव है, इसको किसमें बदलना है, वाष्प में बदलना है, तो जितना ऊष्मा लगेगा उसको वाष्पीकरण की हम ऊष्मा कहेंगे। तो बताओ कि इस प्रोसेस में ऊष्मा अवशोषित हो रहा है ना, तो जब ऊष्मा अवशोषित होगा तो एंथैल्पी का चिन्ह प्लस होता है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। T2 माइनस T1 भी निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो RHS में जितना मान रखोगे, ये सब कैलकुलेट करोगे तो इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन क्या है, तब तो लिख सकते हो log P2 by P1 ग्रेटर देन 0, यानी कि log P2 by P1 ग्रेटर देन log 1। log 1 का जो मान है वो 0 होता है, 0 की जगह पर इतना लिख सकते हैं, log का log कैंसिल हो गया तो P2 by P1 ग्रेटर देन 1, इसलिए P2 ग्रेटर देन क्या होगा, P1। कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके T2 करेंगे तो वेपर प्रेशर P1 से बढ़ करके क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर, वाष्प दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे यही जानकारी मिल रही है। यहाँ समझ में आया ना, इसका मान पॉजिटिव, कुछ भी मान हो चिन्ह होगा पॉजिटिव, इसका भी चिन्ह पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, तो फाइनली पॉजिटिव आएगा, यानी ग्रेटर देन कितना, 0। और log 1 रख सकते हैं, P2 ग्रेटर देन 0। क्लियर, मिटा दें। तीसरा एक पॉइंट जो भी काफी महत्वपूर्ण है, नोट करना चाहिए इसमें, ठीक है ना, वाष्प दाब, द्रव की मात्रा तथा पात्र के शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात यह है पृष्ठीय घटना नहीं है। देखो नोट में मैं कर दे रहा हूं, वाष्पन तथा संघनन ये पृष्ठीय घटना है, सरफेस पर होने वाली घटना है। कौन कौन, वाष्पन भी और संघनन भी। लेकिन वाष्प दाब आपका पृष्ठीय घटना नहीं है, न द्रव के अमाउंट पर निर्भर करेगा, न कंटेनर के शेप और साइज पर निर्भर करेगा। मान लो कि यहाँ पर आपने एक कंटेनर लिया और सेम कंटेनर यहाँ भी आपने लिया, सेम है, ठीक है ना। अब ये मत समझिए कि थोड़ा छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा बन सकता है लेकिन समझना सेम है। इसमें आप 1 kg वाटर रख लीजिए, इसमें 5 kg आप वाटर रखिए, तो निश्चित रूप से इसका वाष्पन होगा, वाष्प बनेंगे, यहाँ भी वाष्पन होगा, वाष्प बनेंगे। इसका वाष्प दाब मान लीजिए कि x atm, इसका वाष्प दाब y atm, तो आप देखेंगे कि x बराबर क्या होगा, y, यानी कि अमाउंट को निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम है। आप देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और यहाँ पर दोनों सेम है, तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर सेम है तो वाष्प भी सेम बनेगा, और वाष्प जब सेम बनेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए कंटेनर एक आप बड़ा ले लीजिए, बड़ा, और एक कंटेनर आप छोटा ले लीजिए, ठीक है, तब भी वाष्प दाब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें आप
कोई लिक्विड भर दें, इसमें भी लिक्विड आप भर लें, ठीक है ना। वाष्प दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, तो वाष्पन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है तो वाष्पन भी क्या है, कम है, तो वाष्प यहाँ ज्यादा बनेंगे, तो वाष्प दाब ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन और संघनन दोनों का दर बढ़ जाता है, तो ये बैलेंस हो जाते हैं। फिर वाष्पन अगर बढ़ जाएगा तो संघनन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अंततः वाष्प दाब में कोई आपका चेंज नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल याद रखना चाहिए, शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा कंटेनर के, और द्रव की मात्रा पर भी वाष्प दाब का निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई। तो वाष्प दाब अब हम समझ रहे होंगे, अब समझ गए होंगे कि वाष्प दाब क्या है, किन किन चीजों द्वारा प्रभावित होता है, बढ़िया से, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। अभी आपने वाष्प दाब पढ़ा, अब एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम क्वथनांक कहेंगे। देखिए, वाष्प दाब पर आधारित है राउल्ट का नियम, और क्वथनांक पर आधारित है क्वथनांक में उन्नयन। आप अनुसंख्यक गुण पढ़ेंगे आगे चल करके तो उसमें मिलेगा। तो चूंकि क्वथनांक का भी संबंध वाष्प दाब से है, इसलिए इसी के साथ इसको भी हम डील कर दे रहा हैं। क्वथनांक, क्वथनांक इसका इंग्लिश होगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप तो यही उत्तर दे देंगे कि जिस ताप पर द्रव उबलता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट को अगर परिभाषित करना हो तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट को परिभाषित करेंगे? वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, बाह्य दाब, ठीक है ना, या आप लिख सकते हैं वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब यानी कि बाह्य दाब पे क्या होगा, बराबर होगा, तभी कोई द्रव जो है आपका क्या होगा, बॉयल करेगा। बात समझ में आ गई। तो वाष्प दाब किस पर निर्भर, क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा, बाह्य दाब पर निर्भर करेगा। उसमें कोई परिवर्तन कर देंगे तो क्वथनांक भी परिवर्तित हो जाएगा, या वाष्प दाब में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तब भी क्वथनांक आपका परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि वाटर है और वाटर का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सी। तो 100 डिग्री सी अगर है वाटर का क्वथनांक, तो निश्चित रूप से 100 डिग्री सी पर वाटर का क्या वाष्प दाब कितने के बराबर है, 1 atm के बराबर है। वाटर का वाष्प दाब अगर 1 atm होगा इस पर 100 डिग्री सी पर, तो उसी को हम क्वथनांक कहेंगे। 100 डिग्री सी पर फिर से सुन लीजिए, वाटर का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इसलिए 100 डिग्री सी पर वह उबलता है। क्लियर, समझ में आ गया। एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए, इसको मिटा दें।
क्वथनांक दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है सामान्य क्वथनांक, इसको हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, और दूसरा होता है मानक क्वथनांक, इसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। देखो, जब एक्सटर्नल प्रेशर हम 1 atm लें, कितना लें? 1 atm, तब होगा नॉर्मल सामान्य। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम 1 बार ले लें, कितना? 1 बार, तब होगा स्टैंडर्ड। ठीक है ना? तो अगर आपसे कहा जाए किसी भी द्रव का, ठीक है ना, क्वथनांक, सामान्य क्वथनांक कितना है, तो आपको निश्चित समझ जाना चाहिए कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा, अगर सामान्य क्वथनांक है तो 1 atm, और अगर मानक क्वथनांक है तब तो आपको 1 बार कहना होगा। बात समझ में आ गई? एक्सटर्नल प्रेशर हम 1 atm लेंगे कब? सामान्य की स्थिति में। एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार लिया जाता है मानक क्वथनांक की स्थिति में। ठीक है? ऐसे केवल क्वथनांक दिया है तो उसको सामान्य ही हम मान करके चलते हैं। ठीक है? अब देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर कोई लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड है, इसके वेपर्स हैं, और इसका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर वह 0.2 atm है, और जो एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल जो है वह आपका सपोज कीजिए कि 1 atm है। तो बताइए कि लिक्विड बॉयल कर रहा है कि नहीं। सपोज कीजिए कि यह जो है टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सी है। कितना डिग्री सी? 25 डिग्री सी पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना atm है, एक्सटर्नल प्रेशर आपका दिया है 1 atm। क्या 25 डिग्री सी इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जब तक वेपर प्रेशर किसके इक्वल ना हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर माने बाह्य दाब के इक्वल ना हो जाए, तब तक उसको बॉइलिंग पॉइंट हम नहीं कहेंगे। तो 0.2 atm से 1 atm करने के लिए आपको कुछ हीट देना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से सपोज कीजिए कि 80 डिग्री सी पर ये 0.2 atm कितना हो गया? 1 atm के बराबर हो गया, 1 atm के बराबर। तो बताओ कि यहाँ 80 डिग्री सी यह आपका क्या होगा? इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, यह आपका बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ठीक है? मान लो कि यही आपका लिक्विड है और इसका वेपर प्रेशर सपोज करो कि तुम्हारा दिया है, चाहे यहां पर दूसरा उदाहरण ले लें, यहां पर एक लिक्विड है 27 डिग्री सी पर है, इसके वेपर्स बनेंगे और इसके वेपर का प्रेशर है आपका 1 atm। ठीक है? और एक्सटर्नल प्रेशर है सपोज कीजिए 2.5 atm। ठीक है? चलिए, यहां पर सेम लिक्विड, ठीक है ना, सेम लिक्विड है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर हम ले लें कितना? 27 डिग्री सी, और इसका वेपर जो बनेगा उसका प्रेशर
सपोज कीजिए कि है 0.5 ATM, एक्सटर्नल प्रेशर आपका है मान करके चलिए 1 ATM। ठीक है, बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यह भी लिक्विड ए है, ठीक है, यह लिक्विड आपका क्या है, बी है। इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ये 27 डिग्री सी पर इसका वेपर प्रेशर कितना है, 1 ATM। इसका 20 डिग्री सी पर वेपर प्रेशर है 0.5 ATM। क्लियर। यहाँ 2.5 ATM लिए हैं तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एक्सटर्नल प्रेशर सेम है 2.5 ATM। अब बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा। तो 0.5 से यहाँ पर 2.5 करना है और यहाँ 1 ATM से आपका 2.5 तक पहुंचाना है। तो किसमें हीट ज्यादा देना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि इसमें हीट ज्यादा लगेगा और इसमें हीट कम लगेगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बी ग्रेटर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सटर्नल प्रेशर देखिए सेम है, वेपर प्रेशर में अंतर है, यहाँ ज्यादा है यहाँ पर कम है। तो कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा, और यह ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो एक यहाँ पर निकल गया रिजल्ट, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है तो वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। एक और उदाहरण द्वारा सुनिए। चलिए यहाँ पर हम दे दिए पी एक्सटर्नल 1 ATM। यहाँ पर लिक्विड ए है, यहाँ पर लिक्विड आपका बी है, यहाँ पर लिक्विड सी है, और ये आपका लाइन 1 ATM वाला है। इसका जो वेपर प्रेशर है 0.5 है, इसका वेपर प्रेशर 0.2 है, चाहे 3 कर दीजिए, 0.3 है, और इसका वेपर प्रेशर सपोज कीजिए कि 0.1 है। 0.3 ATM, 0.1 ATM और यहाँ पर इसका इतना है। बताइए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ देखिए 0.5 को 1 पहुंचाना है, यहाँ भी हीट माने आपको हीट करना होगा। 0.3 से 1 पहुंचाना है और 0.1 से 1 पहुंचाना है 1 ATM। तो किसमें ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी, इसमें टेम्परेचर इसमें ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर क्या है, कम है। तो बताओ कि वेपर प्रेशर यहाँ पर सबसे कम किसका है, सी का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी, वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी ग्रेटर देन होगा बी, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा ए का और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा सी का। इस रिजल्ट रिलेशन के आधार पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। मान लीजिए कि यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर 0.5 ATM है, एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 1 ATM है, यहाँ भी ए है, इसका वेपर प्रेशर 0.5 ATM है, एक्सटर्नल प्रेशर 2 ATM है। बताइए कि किस स्थिति में ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर क्या है, 1 ATM है, कम हीट की आवश्यकता होगी, और 0.5 से 2 ATM पहुंचाने में ज्यादा हीट की आवश्यकता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस स्थिति में
इस स्थिति में बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर भी अगर बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप एक पहाड़ पर जाते हैं, तो पहाड़ पर जैसे जैसे आपकी ग्राउंड लेवल है, यहां से ऊपर जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, घटता है। तो घटेगा तो आप देखेंगे कि वहां पर वाटर का, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ग्राउंड लेवल पर 100 डिग्री सी है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ऊपर जाएंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो निश्चित रूप से लेस देन क्या होगा, 100 डिग्री सी होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, और ऊपर चले गए तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या, कम हो जाएगा। इसीलिए पहाड़ पर खाना पकाना कठिन होता है। कम टेम्परेचर पर लिक्विड आपका बॉयल करने लगता है, तो जितना लिक्विड को एनर्जी मिलना चाहिए, टेम्परेचर जितना उसका होना चाहिए उतना होता नहीं है, और फिर खाना बनने में आपको देर लग जाती है। वही प्रेशर कुकर में क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर वहां पर ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा हीट एनर्जी को क्या करेगा, अपने अंदर रखेगा, और उसके अंदर जो भी आपका खाद्य पदार्थ है वह उससे हीट लेकर के आराम से क्या होगा, पक जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये सब क्वथनांक आपने समझ लिया। वेपर प्रेशर का ठीक उल्टा होता है। मेरी बात फॉलो कर लीजिए। अब बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि कम वाष्पशील अगर कोई द्रव है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा कि निम्न होगा। कम वाष्पशील का मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे हाई। तो कम वाष्पशील अगर द्रव है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लें वाटर, ठीक है, यहाँ पर वेपर्स बने हैं, और एक दूसरा लिक्विड ले लें हम अल्कोहल। तो कोई आपसे पूछे कि अल्कोहल और वाटर में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप निश्चित कहेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि अब कम वाष्पशील है, कम वाष्पशील है कि जल है। ये क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल आपका ज्यादा वाष्पशील है। तो ज्यादा वाष्पशील है, ज्यादा अगर वाष्पशील होगा, वाष्पशील, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो ज्यादा वाष्पशील तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका, जल का ज्यादा होगा, किससे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब इथाइल अल्कोहल से। तब आप समझ गए होंगे कि क्वथनांक किसको कहा जाता है। वह टेम्परेचर जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, वही उसका क्वथनांक होता है। इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है, रॉकेट साइंस एकदम आसान चीज है। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब अगला वीडियो में राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।